हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर जोन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह मैं इस बार फिर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशंस लेके आया हूं और इस सेशन में मैं आपके लिए अर्थव्यवस्था से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि हर एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर कुछ आपको इससे बेनिफिट मिलता है इस सेशन से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपना जो भी राय हो वो आप ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महबूल उल हक। ठीक है, यह एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। ठीक है, यह एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, याद रखिएगा। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बिल्कुल आते ही रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है, यानी इनमें से किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है भारतीय आय में? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है भारतीय आय में। याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951 ईस्वी। याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। यहाँ पर राष्ट्रीय आय में यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय आय जो है उसकी अनुमानित होती है किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? ये भी एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में देखा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे अधिक किस राज्य की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गोवा। ठीक है, गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, जो लगभग 3.5 लाख के आसपास है। ठीक है, और अगर सबसे कम पूछा जाए कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो वो है बिहार। ठीक है, अराउंड 32,000 के आसपास है, 32,000 के आसपास। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक में तो गोवा है और अभी बिहार में सबसे कम है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? द थ्योरी ऑफ ड्रेन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और ये जो है उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत का विस्तार से विश्लेषण किया है। ठीक है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका लिखा हुआ याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है
और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल आया है। तो ये जो लिखा गया वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप याद रखिएगा एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? इसमें इन ऑप्शंस में से कौन सी पद्धति है जो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो यहाँ पर इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये हो जाएगा मैट्रिक्स पद्धति। ये राष्ट्रीय आय की आकलन की पद्धति नहीं है, जबकि व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति और आय पद्धति, ये सारे पद्धति राष्ट्रीय आय की आकलन से संबंधित है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से मैं पढ़ता हूँ। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ पर कौन करेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसे कहते हैं, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, याद रखिएगा, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। और इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा मुंबई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो कौन सा बैंक संपादित करता है? तो यहाँ पर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है प्रकाशित? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है, यानी किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा। और एक क्वेश्चन ये भी है कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी याद रखिएगा 1950-51 में, ठीक है, याद रखिएगा। जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत किया गया था 1950-51 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? यानी आरबीआई का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई से जून, ठीक है, याद रखिएगा, ये है लेखा वर्ष अवधि आरबीआई का, जुलाई से जून। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन है इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। यानी कि इंपीरियल बैंक की जो स्थापना की गई थी ना, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर की गई थी। उसमें से था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया था, जो कि 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? यानी कि जिसे हम लोग अभी जानते हैं एसबीआई के रूप में, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है।
तो इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही पहले हम लोग यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पहले जो जाना जाता था वो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। और इसका जो हुआ जो ये एसबीआई जो नाम कब से हो गया इसका, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया चेंज हो गया एसबीआई हो गया, कब हो गया? तो 1955 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो बाद में यही 1955 में इसका नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गेहूं और चावल। ठीक है, यानी गेहूं और चावल के क्षेत्र में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? यानी यहाँ पर पंचवर्षीय योजना दिया गया था, यानी किस पंचवर्षीय योजना में ये अस्तित्व में आया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था अस्तित्व में। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? यहाँ पर इतने सारे हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा स्रोत जो है वो संघ सरकार का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यापार कर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा व्यापार कर, जो कि संघ सरकार का स्रोत नहीं है। बाकी उत्पाद शुल्क, आयकर, कॉरपोरेट कर, ये सब संघ सरकार का स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान अधिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजकोषीय घाटा। यानी भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक जो योगदान है तो वो है राजकोषीय घाटा का। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा सेशन का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मैं अच्छे क्वेश्चंस लेकर फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँ। चलिए तो ये प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा ये प्रश्न क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो है जेवी कृपलानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो जेवी कृपलानी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज्ञान सागर जोन। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सेशन में विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका ढेर सारा अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद।